नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 18 जून 2020 है और आज हम 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना के बारे में। उसके बाद चाइना की कंपनी की जो बिड्स है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको कैंसिल किया जा सकता है। टेलीकॉम PSUs के लिए सरकार ने एक डिसीजन लिया है, इसमें भी चाइना इन्वॉल्व है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों आइटम्स में चाइना आपको नज़र में आएगा। उसके बाद ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का मेन लक्ष्य क्या है वो इम्पोर्टेंट है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या कहा। आगे बढ़े उससे पहले स्टडी IQ के स्मार्ट कोर्स से आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि स्मार्ट कोर्स जो है ये भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 20 जून 2020 तक स्मार्ट कोर्स के ऊपर EMI का ऑप्शन या फिर एक ऑफर जो है वो अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो जो है उसके माध्यम से आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हुई है, तो हिट द लाइक बटन और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। एक तरफ स्टैंड ऑफ चल रहा है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ। अब भारत ने शायद ये तय किया है कि हम इकोनॉमिकल फ्रंट के ऊपर भी चाइना को पनिश करेंगे। भारत सरकार जल्द ही चीप और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो चाइना और दूसरे देशों से यहाँ आते हैं तो उनको उनके जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर एक ब्लॉक लगाएगा। ये इन्फॉर्मेशन दी है हमें हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान ने। रामविलास पासवान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि भारत के लोगों को उन देशों से, खास करके उन्होंने इनडायरेक्टली चाइना के बारे में ही बताया है यहाँ पर। ही सेड दैट पीपल शुड देमसेल्व्स बॉयकॉट प्रोडक्ट्स शिप्ड इन फ्रॉम द हॉस्टाइल नेबर। अगर कोई ऐसा देश है जो हमारे प्रति दुश्मनी का भाव रख रहा है, हॉस्टाइल है हमारे प्रति, तो फिर उन देशों से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको बॉयकॉट करने का काम जो है वो लोगों का है। तो एक इशारा जो है वो मिनिस्टर साहब ने कर दिया है। इसके साथ मिनिस्टर ने यह भी बताया है कि आने वाले टाइम में भारत सरकार जो है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा मजबूत करेगी। इसके साथ जुड़े हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइनलाइज किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब हमारे बासमती राइस जो है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से वो चला जाता है, फिर चाइना फॉर एग्जांपल जब बासमती राइस पहुँचता है तब उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कंसाइनमेंट को। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं करते हैं, हम ऐसी कोई स्ट्रिक्ट तरीके से क्वालिटी कंट्रोल नहीं करते। वैसे BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसमें कुछ 25,000 प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हैं। लेकिन अब इसके साथ जुड़े हुए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है ये इंपोर्ट और इन सारी ये जो चीप प्रोडक्ट्स हैं तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपग्रेड कर रहा है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसके डिस्कशन और फाइनलाइजेशन जो है वो लास्ट स्टेज में है। जब भी ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे तब से ये चाइना से और दूसरे देशों से जो इस प्रकार के लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर डंप किए जाते हैं वो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, चाइनीज बिड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। Border hostilities could invite tighter scrutiny of bids by Chinese company for key infrastructure projects. Again, जो हम चीप प्रोडक्ट्स के साथ करना चाहते हैं वही चीज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हैवी मशीनरीज हमें सप्लाई करती हैं। और भारत सरकार ने कुछ टाइम पहले ही जो स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किया तो उसमें सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत को बहुत ही जोर दिया है। तो अब ये हैवी इंडस्ट्री, हैवी मशीन्स, हैवी इंडस्ट्री के माध्यम से हम यहाँ पर पैदा करेंगे। भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज जो हैं उनको पहले चांस दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आत्मनिर्भर भारत का प्लान है तो उसमें भी अगर हम देखें तो चाइनीज़ कंपनी, और यहाँ पर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ओपनली ये नहीं कह रही है लेकिन ये एनालिसिस है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑल ऑफ द सडन गवर्नमेंट ने अलग अलग फ्रंट के ऊपर चाइना के बिजनेसेस, वहाँ की कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज, दूसरी ऐसी कंपनीज हैं उनको टारगेट करने की शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ को इकोनॉमिकल कन्फ्रंट करने की तैयारी भारत ने रखी है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो एक बायलैटरल ट्रेड है तो उस बायलैटरल ट्रेड में रफली स्पीकिंग $50 बिलियन का सरप्लस है उनका। $50 बिलियन का सरप्लस चाइना का है, तो बहुत ज़्यादा है। आज तक हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो
इग्नोर करते आए, इग्नोर नहीं लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब हम इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। $50 बिलियन वाला इतना बड़ा एक कस्टमर जो है वो चाइना जो है वो लूज़ करना नहीं चाहेगा। और आप देखिए उनकी हिम्मत, अपने ही इतने बड़े कस्टमर के साथ वो एक तरफ झगड़ा भी कर रहा है। तो मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि सरकार अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के ऊपर प्रेशर डाले तो दिस इज़ बेस्ट थिंग। सबसे ऐसा पहला प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नज़र में आ रहा है वो है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट जो है वो शायद कैंसिल हो सकता है। शंघाई टनल एक कंपनी है, वहाँ की कंपनी है शंघाई टनल, तो इनको ये लेटर ऑफ अवार्ड जो है, उन्होंने बिडिंग की थी, सबसे लोवेस्ट बिडिंग जो है टेंडर की वो उनकी ही थी, लेकिन अभी लेटर ऑफ अवार्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया नहीं गया है ऑफिशियली। अब लगता है कि इसको कैंसिल किया जा सकता है। वैसे बता दूं कि दिल्ली मेरठ RRTS जो है ये ADB फंडेड है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड किया है इसको। और जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट को जब फाइनेंस करती है तो उसमें क्लॉजेस होते हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप किसी भी देश को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कि विदाउट एनी रीज़न आप चाइना की कंपनी जो है उसको बैन नहीं कर सकते, उनको मना नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने होंगे, क्योंकि नॉर्मल रूल ये है कि जो जिसकी फाइनेंशियल बिल्ड जो सबसे कम दाम में सारी जो भी चेक लिस्ट है वो फुलफिल करेगा सबसे कम दाम में, तो उनको ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर शंघाई टनल ने सबसे कम दाम में सारी चीज़ें करने की जो भी वो कंडीशंस हैं उसका प्रपोजल रखा है। तो अब गवर्नमेंट इसमें कुछ बदलाव करेगी, नॉर्म्स में बदलाव करेगी ताकि वो रिजेक्ट हो जाए, ऐसा किया जा सकता है। टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे कि BSNL MTNL उनको मना कर रही है कि चाइना की कंपनी के द्वारा बनाए गए टेलीकॉम इक्विपमेंट को आप इस्तेमाल ना करें। और ये भी बताया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी गवर्नमेंट बता देगी कि ह्यूएई और ZTE के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, राइट। तो दैट इज़ अगेन वन मोर एरिया। और जब ह्यूएई और ZTE को आप मना करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो 10 से लेकर 15% तक, जितना 10 से 15% जितना कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है। बट इट्स ओके, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है टेलीकम्युनिकेशन। और एनुअल टेलीकॉम इक्विपमेंट भारत पता है कितना मंगवाता है, 12,000 करोड़ रुपीस का। इसमें से 25% यानी कि कितना हुआ, 3,000 करोड़ रुपीस जितना जो है वो हम चाइना से ये सामान इंपोर्ट करते हैं। बाकी का सामान जो है वो एरिक्सन, नोकिया, साउथ कोरिया की सैमसंग, इन सारी कंपनीज से प्रोवाइड किया जाता है। चाइना इज़ नॉट परमिटिंग इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेलीकॉम इक्विपमेंट। जब भारत की इंडियन टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनीज चाइना में चीज़ों को बेचना चाहती है तब वो हमें परमिशन नहीं देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर बेचे जाते हैं। तो इस चीज़ को भारत सॉर्ट आउट करना चाहता है। मूविंग ऑन, ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में एक नया आप कह सकते हैं एक नया वाइब देखने को मिला है, एक नई ऊर्जा देखने को मिली है। Wheels are moving again for India's auto industry. 3 कार मेकर्स, इसमें सबसे ऊपर हैं मारुति, उसके बाद हैं Hyundai और फिर हैं M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये 3 कंपनीज को आप मिला ले तो भारत की कार मार्केट का 75% शेयर जो है ये 3 कंपनीज के पास है, सबसे ज़्यादा मारुति के पास है। तो अब ये कंपनीज जो हैं उनके आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो कोविड-19 से पहले जो बुकिंग और इंक्वायरीज थी तो वो इंक्वायरीज और बुकिंग्स जो हैं वो 85% लेवल तक पहुंच गई। तो दैट्स अ गुड थिंग। ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करेंगे। तो छोटी छोटी कार्स, अल्टो, वैगनार एक्सेट्रा, जो भी ऐसी कार्स हैं, इग्निस एंड अदर जो भी ब्रांड्स और कार्स आ रही है मार्केट में, तो ये सारी कार्स खरीदने के बारे में सोचेंगे, सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड एक्सेट्रा। और तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो हैं कंपेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर लोग जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा जोर देंगे आने वाले टाइम तक। फिर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर कोई 10 लाख की आपसे कार ख़रीद रहा है दैन दैट पर्सन विल एक्सपेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें हों, क्योंकि
बहुत कम लोग फ़िलहाल जो हैं वो खर्च करने के लिए तैयार हैं। जो भी खर्च कर रहे हैं तो उनको आपको सेटिस्फाई नहीं, डिलाइट करना होगा। सेटिस्फैक्शन से भी एक स्टेप आगे ले जाना होगा। तो दिस आर द थिंग्स, राइट। ऑटो इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जॉब गिवर हैं, और ऑटो इंडस्ट्री जब राइज होती है तो उसके साथ स्टील, एल्यूमिनियम, डिजिटल, लेदर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ ऊपर आती हैं। मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो NEP का मुख्य लक्ष्य क्या है? इट एम्स एट formalization of country's 500 million workforce including migrants to ensure job and social security। NEP का मेन लक्ष्य ये है कि जो 500 मिलियन की जो वर्कफोर्स है हमारे देश की, तो इसको और ज़्यादा फॉर्मल बनाए या फिर इसका फॉर्मलाइजेशन हो, लोगों का डेटा हो सरकार के पास कि वो क्या जॉब करें, और जॉब के साथ साथ एक सोशल सिक्योरिटी भी। अगर डेटा होगा तभी पता चल जा पाएगा कि किन लोगों को पेंशन सपोर्ट की आवश्यकता है, किन लोगों की सैलरी इतनी है कि मिनिमम वेज जो है उनको मिलने ही चाहिए, या फिर जो भी ऐसा डेटा है कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई ऐसा इश्यू होते हैं तो ये डेटा होगा, तब आप पता चलेगा कि किस व्यक्ति को 1000, 2000, 3000, 5000 रुपीज़ आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से देने चाहिए, राइट। उनकी इनकम और ये सारे डेटा जो हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और थावरचंद गहलोत जो हैं तो उनका एक ग्रुप बनाया गया था, मिनिस्टर्स का ग्रुप बनाया था। तो इस ग्रुप ने, थावरचंद गहलोत लेड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंडेशन दिया है। तो इसी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी। हमारे लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार साहब ने ये बताया है कि ये जो पॉलिसी है, मीन्स इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि कंपनीज जो हैं वो और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करें, राइट। एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर अट्रैक्टिंग न्यू एंटरप्राइजेस, के नई एंटरप्राइजेस आए और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हों। तो ये दो ट्विन ऑब्जेक्टिव के साथ ये आगे बढ़ेगा, और इसका मेन लक्ष्य ही यही है, फॉर्मलाइजेशन, राइट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इसके ऊपर से डायरेक्टली सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में आपको प्री में प्रश्न पूछा जा सकता है। और लास्ट आइटम ऑफ द डे इज अबाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्सपेंसेस। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियरली बता दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि ना तो आप नई कार लेंगे, ना तो इंटीरियर डेकोरेशन होगा, अननेसेसरी ट्रैवलिंग बंद होगा, राइट, रिफर्बिशमेंट नहीं होगा गेस्ट हाउसेस का। फिर जो भी ऐसी कोई छोटी बड़ी चीज़ें आप करना चाहते हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, लग्जरीज हैं, ये सारी चीज़ें लगभग 1-2 साल के लिए तो बंद ही हो जाएगी, राइट, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सरकार जो है वो अपना खर्च कम करना चाहती हैं। द मिनिस्ट्री ऑन वेंसडे ऑल्सो डायरेक्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन पब्लिसिटी एंड कॉन्फ्रेंसेस बाय 20%। जो पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें बैंक्स के द्वारा की जाती है, तो उसमें 20% का रिडक्शन। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये मिलकर एडवर्टीजमेंट दे, ताकि एडवर्टीजमेंट और इन सारी चीज़ों का कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। तो जहाँ जितना पैसा बचा सके वो बचाइए, अननेसेसरी खर्च को बंद कीजिए, यही बताया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक्स को। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।